प्रणाम साथियों। जैसा कि हम पिछली लाइव वीडियोस में या पिछले यूट्यूब चैनल पर हम बातचीत कर चुके थे, महापुरुषों के बारे में हम बातचीत कर रहे थे। अभी संविधान के बारे में मैंने आपको बताया कि किस प्रकार पहले किप्स मिशन आता है, उसके बाद कैबिनेट मिशन आता है और किस प्रकार हमारे संविधान का जो निर्माण हो जाता है, संविधान लागू हो जाता है 26 जनवरी 1950 को। उसी में हमने देखा कि संविधान बन तो गया, लेकिन कई बार परिस्थिति के अनुसार हमें जो परिवर्तन करने हैं वो भी संविधान में 368 अनुच्छेद 368 में मेंशन है। तो उसके अंतर्गत हम संविधान में संशोधन कर सकते हैं। जो महत्वपूर्ण संशोधन थे, संविधान के अंतर्गत संशोधन थे, वो मैंने आपको बताया कि कौन कौन से संविधान के अंतर्गत संशोधन है जो कि महत्वपूर्ण है। मैंने आपको बताया कि हमारे 7वें संविधान संशोधन के अंतर्गत किस प्रकार भाषाओं के आधार पर राज्यों को वर्गीकृत किया जाता है। फिर मैंने आपको बताया कि हमारे पास भाषाओं के आधार पर कितने राज्य है, कितने केंद्र शासित प्रदेश है। साथ ही साथ हमने कल बातचीत की थी कि संविधान के अंतर्गत कितने भागों को शामिल किया गया है। हमने देखा था संविधान के अंतर्गत जो तीसरा भाग था, तीसरे भाग के अंतर्गत मौलिक अधिकारों को शामिल किया गया है, जिसको हम कैसे याद कर सकते हैं। मौलिक यानी कि 3 वर्ड आ रहे हैं तो इसको तीसरे भाग में शामिल किया गया है। हमने पढ़ा जो चौथा डीपीएसपी, इसके अंतर्गत नीति निर्देशक तत्वों को शामिल किया गया है चौथे भाग के अंतर्गत। साथ में चौथे कै के अंतर्गत मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है। इसी प्रकार मैंने बताया यूनियन 5वें भाग के अंतर्गत, स्टेट्स को 6ठे भाग के अंतर्गत। इसी प्रकार मैंने आपको बताया। आज हम बातचीत करेंगे जो हमने भाग 3 में बताया है मौलिक अधिकारों के बारे में, उनके बारे में आज हम बातचीत करेंगे। मौलिक अधिकार को कौन से भाग में रखा गया है, तो भाग 3 के अंतर्गत मौलिक अधिकारों को शामिल किया गया है। उसके बाद हम देखते हैं कि जो मौलिक अधिकार हैं वो अनुच्छेद 12 से 35 के अंतर्गत आते हैं। 12 से 35 के अंतर्गत, अनुच्छेद 12 से 35 के अंतर्गत मौलिक अधिकारों को शामिल किया गया है। मौलिक अधिकार है जो कहाँ से लिए गए हैं, तो हमें याद रहना चाहिए मौलिक अधिकार अमेरिका से लिए गए हैं। ये भी मैं आपको कल बता चुकी थी। उसके बाद हम बात करेंगे कि मूल संविधान में अभी हमारे पास कितने मौलिक अधिकार है। अभी वर्तमान में हम लोगों के पास जो 6 मौलिक अधिकार है, लेकिन हम देखेंगे मूल संविधान के अंतर्गत, तो मूल संविधान के अंतर्गत 7 मौलिक अधिकार थे। यानी कि कौन सा मौलिक अधिकार जो है हटा दिया गया, वो है संपत्ति का अधिकार, जिसको हमारे मौलिक अधिकारों से हटा दिया गया है। कौन से संशोधन के तहत वो हटाया गया, तो 44वां संविधान संशोधन हुआ जिसके तहत संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया था। मैंने आपको बताया था कि किस प्रकार मोरारजी देसाई जी की सरकार आती है 1977 में, और 44वें संविधान संशोधन के अंतर्गत 1978 में ये कर दिया जाता है और संपत्ति के अधिकार को हटा लिया जाता है, जिसको मौलिक अधिकारों से हटाकर विधिक जो अधिकार है उसमें शामिल कर लिया जाता है। और संपत्ति के अधिकार के बारे में कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत वर्गीकृत है, तो ये अनुच्छेद 31 के अंतर्गत वर्गीकृत है। तो हमने इस प्रकार बातचीत की कि किस प्रकार 44वें संशोधन में मौलिक संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार में से हटा दिया और उसका वर्णन अनुच्छेद 31 में है। लेकिन अब हमारे पास वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार है। वो कौन कौन से हैं और कहां से लेके, कौन से अनुच्छेद से लेके कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत किस मौलिक अधिकार का वर्णन किया गया है। हम देखेंगे जो अनुच्छेद 12 है और जो अनुच्छेद 13 है। अनुच्छेद 12 के अंतर्गत राज्य, आर्टिकल 12 के अंतर्गत राज्य को परिभाषित किया गया है, तो वहीं आर्टिकल 13 के अंतर्गत विधि को परिभाषित यानी कि कानून को परिभाषित किया गया है। हम बात करें कि मौलिक अधिकार यानी कि जो 12 से लेके 35 के अंतर्गत आते हैं, ये कौन कौन से थे, तो 12 के अंतर्गत राज्य को परिभाषित किया गया, 13 के अंतर्गत विधि को परिभाषित किया गया। उसी प्रकार आर्टिकल जो 14 से 18 के मध्य में, 14 से 18, अनुच्छेद 14 से 18 के मध्य में समानता के अधिकार को परिभाषित किया गया है। इसी प्रकार अनुच्छेद 19 से लेके अनुच्छेद 22 तक स्वतंत्रता के अधिकार को परिभाषित किया है। शोषण से मुक्ति का अधिकार जो है हमें अनुच्छेद 23-24 के अंतर्गत शामिल किया गया है। धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार को 25 से 28 के अंतर्गत शामिल किया गया है और धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार को 25 से 28 के अंतर्गत शामिल किया गया है। इसी प्रकार संस्कृति और शिक्षा को 29 से 30, और मैंने आपको बताया थोड़ी देर पहले कि किस प्रकार संपत्ति के अधिकार को समाप्त कर दिया जाता है
मौलिक अधिकारों से 44वें संविधान संशोधन 1978 में, तो अनुच्छेद 31 जो है वो अब हम मौलिक अधिकारों के अंतर्गत नहीं पढ़ेंगे। तो उसके बाद हमने देखा 29 से 30 में संस्कृति और शिक्षा का अधिकार, और उसमें अनुच्छेद 32 से 35 में हम संवैधानिक उपचारों के अधिकार का अध्ययन करेंगे। तो आज जो हमारा विषय है वो विषय है हमारा आर्टिकल 12, यानी कि हम पढ़ेंगे आज अनुच्छेद 12 को। क्या कहता है अनुच्छेद 12? जैसे मैंने बताया कि अनुच्छेद 12 जो है वो राज्य को परिभाषित करता है। तो भारतीय संविधान के अनुसार राज्य कौन कौन है? तो हम देखेंगे कि राज्य भारत सरकार एक राज्य है, संसद भारत सरकार के अधीन जो संसद आती है वो एक राज्य है, राज्य सरकार एक राज्य है, राज्य सरकार की विधानमंडल एक राज्य है। इसी प्रकार सभी स्थानीय प्राधिकारी, चाहे वो पंचायतें हो, नगर पालिका हो, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड हो या माइनिंग सेटलमेंट बोर्ड हो, ये सभी क्या है? ये सभी जो है किसके अंतर्गत आते हैं? अनुच्छेद 12 के अंतर्गत आते हैं और इनको राज्य कहा गया है। किस किस को हमें याद होना चाहिए? भारत सरकार संसद है, राज्य सरकार विधानमंडल है, और जो म्युनिसिपल्स होता है यानी कि नगर पालिका, पंचायत, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड और जो सेटलमेंट बोर्ड होते हैं उनको भी कहा गया है। हम देखेंगे कि ये तो हो गए सभी स्थानीय प्राधिकार, लेकिन इसके अंतर्गत एक यानी कि अन्य प्राधिकारी को भी शामिल किया गया है। क्या है अन्य प्राधिकारी? तो हमें वो पता होना चाहिए कि अन्य प्राधिकारी के अंतर्गत किस किस को शामिल किया गया है। कई बार ये जो सवाल आता है कि क्या न्यायपालिका एक राज्य है, क्या बीसीसीआई एक राज्य है, या फिर क्या एनसीईआरटी एक राज्य है, या फिर क्या यूनिवर्सिटीज एक राज्य है? तो हमें इन सवालों के जवाब पता होना चाहिए। उसके लिए हमें थोड़ा डेप्थ में जाना पड़ेगा। तो हम क्या बताएं कि है कि नहीं है, तो हमें ये पता होना चाहिए। जैसे हम सबसे पहला मामला देखेंगे, इसके अंदर हमें कुछ केसेस को स्टडी करना होगा। जब हम सबसे पहला मामला देखते हैं 1953 का, उसके अंतर्गत ये किस किस का मामला था? यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास वर्सेस शांताबाई के मामला था। इसके अंतर्गत क्वेश्चन आया, क्या क्वेश्चन आया? ये सवाल आया कि क्या यूनिवर्सिटीज को इसके अंतर्गत शामिल किया जाएगा? तो जवाब आया कि नहीं, यूनिवर्सिटीज को इसके अंतर्गत शामिल नहीं किया जाएगा। लेकिन उसके बाद फिर से 1967 में ही राजस्थान इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड वर्सेस मोहनलाल केस आता है, और उसके अंतर्गत क्या कहा जाता है? सुप्रीम कोर्ट द्वारा कहा जाता है कि कोई संस्था संविधान या सरकार द्वारा बनाए जाते हैं या कानून द्वारा बनाए जाते हैं, लाइक जेएनयू, यानी कि जो यूनिवर्सिटीज है यदि वो भी संविधान द्वारा, सरकार द्वारा या कानून द्वारा बनाई गई है तो उनको राज्य के अंतर्गत शामिल किया जाएगा। क्या बोला? उनको राज्य के अंतर्गत शामिल किया जाएगा। या फिर हम ये कह सकते हैं कि ऐसे कोई भी चीजें जिनका फंक्शनल सिस्टम जो है वो, जिसकी फंक्शनल सिस्टम की जो फंडिंग है वो गवर्नमेंट के द्वारा की जाती है। ऐसा किसके अंतर्गत कहा गया? ऐसा कहा गया राजस्थान इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड वर्सेस मोहनलाल केस, जो कि 1967 में ही हुआ था। उसमें यूनिवर्सिटीज को भी राज्य माना गया, यानी कि जिसकी फंडिंग जो है फंक्शनल सिस्टम या फंडिंग जो है गवर्नमेंट से होती है, या फिर जिस संस्था का निर्माण ही संविधान, सरकार या कानून के द्वारा किया जाता है। अगला मामला आता है 1900। अब हमारे पास सवाल आता है कि क्या न्यायपालिका राज्य है, क्या एनसीईआरटी राज्य है, क्या बीसीसीआई राज्य है? इसी प्रकार सवाल आता है जो कि करते हैं नारायण स्वामी श्रीनिवासन मामला 2005 में आता है, जिसके अंतर्गत सवाल किया जाता है क्या बीसीसीआई राज्य के अंतर्गत शामिल किया जाएगा? बीसीसीआई यानी कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट, इसको राज्य बोला जाएगा या नहीं? तो सुप्रीम कोर्ट इसमें 2005 में फैसला सुनाती है कि बीसीसीआई को राज्य के अंतर्गत शामिल किया जाएगा। और हमें पता होना चाहिए जो इस केस को लड़ रहे थे यानी कि श्रीनिवासन मामला स्वामी जी, ये कौन है? अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के प्रथम अध्यक्ष भी रहे हैं। उसके बाद हमने कई मामलों पे बातचीत की, यानी कि हम देखेंगे जो सुखदेव वर्सेस भगतराम केस था। कौन सा? सुखदेव वर्सेस भगतराम केस 1975 में। उसके अंतर्गत क्या क्या जो कॉमर्शियल बॉडीज थी, क्या बोला गया कि कॉमर्शियल बॉडीज जो है उनको भी स्टेट्स के अंतर्गत शामिल किया जाएगा, राज्यों के अंतर्गत उनको शामिल किया जाएगा। किनको? कॉमर्शियल बॉडीज को, जैसे कि एफसीआई यानी कि फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, एलआईसी लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, ओएनजीसी यानी कि ऑयल एंड नेशनल गैस जो कॉर्पोरेशन है इनको भी शामिल किया जाएगा। आईडीबीआई इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, इसी प्रकार आईसीएआर द इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, इन सभी को जो है इन सभी कॉमर्शियल बॉडीज को भी राज्य के अंतर्गत शामिल किया जाएगा। हमें पता होना चाहिए एफसीआई, एलआईसी, ओएनजीसी, आईडीबीआई, सीएसआईआर, आईसीएआर और आईएए, इस सभी को शामिल किया गया है स्टेट्स के अंतर्गत, राज्यों के अंतर्गत।
अब IAA को शामिल करने के लिए एक केस आता है जो हमें पता होना चाहिए, इंटरनेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी वर्सेस RD सेठी केस जो होता है 1979 में ये केस आता है। इसके अंतर्गत क्या कहा जाता है कि ऐसी कोई भी बॉडी जिसके ऊपर कंट्रोल जो है वो गवर्नमेंट का हो और जो कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फाइनेंशियल असिस्टेंट हो, यानी कि जो स्टेट का इंस्ट्रूमेंट हो या एजेंसी ही माना जाएगा। क्या माना जाएगा? उसको स्टेट का इंस्ट्रूमेंट या एजेंसी ही माना जाएगा। यानी कि मैंने आपको पहले बताया कि जिसका जो फाइनेंस कर रहे हैं, जो फाइनेंसिंग सिस्टम है वो किसका हो, गवर्नमेंट का हो, या उस पर कंट्रोल जो है वो गवर्नमेंट का हो। यानी कि IAA जो है इंटरनेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी को भी राज्य का दर्जा मिल गया। उसके बाद हम बात करेंगे जो सोम प्रकाश वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस आता है 1980 में। इसके अंतर्गत 5 आधार दिए जाते हैं, 5 आधार होते हैं जिसके अंतर्गत ये पता लगता है कि किसको तो राज्य के अंतर्गत शामिल किया जाएगा और किसको राज्य के अंतर्गत शामिल नहीं किया जाएगा। तो इसमें 5 जो पॉइंट आते हैं, पहला पॉइंट है उसके अंतर्गत कि मुख्य जो वित्तीय स्रोत है किसको बोला जाएगा, राज्य उसका बोला जाएगा जिसका मुख्य स्रोत जो है वो सरकार हो। यानी कि जो उसके सोर्सेज है, जो मोस्टली सोर्सेज है, फाइनेंशियल सोर्सेज जो है वो किसके द्वारा हो, गवर्नमेंट द्वारा हो। यह पहले भी हम बता चुके इस बारे में। और दूसरा कहता है कि जिसके बेसिक फीचर्स जो है क्या हो, जिसके बेसिक फीचर्स जो है वो गवर्नमेंट नेचर के हो, यानी कि वो गवर्नमेंट की तरह कार्य करता हो। साथ ही साथ इसने बोला कि जिस पर, यानी कि ऐसी कोई क्या नाम से कॉरपोरेशन, ऐसी कॉरपोरेशन जिसके ऊपर कंट्रोल जो है वो गवर्नमेंट का हो। क्या बोला गया? ऐसी कॉरपोरेशन जिसके ऊपर कंट्रोल गवर्नमेंट का हो उसको भी इसके राज्य के अंतर्गत शामिल किया जाएगा। और बोला कि ऐसी कोई भी बॉडी जिसके अंतर्गत पहले तो सरकार का नियंत्रण हो, फर्स्टली क्या हो, गवर्नमेंट का कंट्रोल हो, उसके बाद में बॉडी ने अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया हो तो उसको भी स्टेट में शामिल किया जाएगा, उसको भी राज्य का दर्जा दिया जाएगा। इसी प्रकार बोला कि ऐसे बॉडीज जिसकी स्वयं की शासन व्यवस्था हो, क्या हो, जिसकी स्वयं की शासन व्यवस्था हो उसको भी इसके अंतर्गत शामिल किया जाएगा। लाइक इंडियन पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन, इसको भी इसमें शामिल, राज्य के अंतर्गत शामिल किया जाएगा। उसके बाद बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट केस आता है अजय हसिया वर्सेस खालिद मुजीब। कौन सा केस? अजय हसिया वर्सेस खालिद मुजीब। जो केस आता है अजय हसिया वर्सेस खालिद मुजीब 1981 का, जिसके जस्टिस भगवती होते हैं। जस्टिस भगवती जो है वो बताते हैं 6 डिटरमाइनिंग टेस्ट के बारे में बताते हैं कि ये जो बेसिक्स होंगे जो राज्य के दर्जे को प्राप्त करने के लिए हमें फुलफिल करने होंगे, वो कौन कौन से होंगे। जैसा कि उन्होंने पहला बताया कि इसके अंतर्गत एंटायर शेयर कैपिटल इज हेल्ड बाय द गवर्नमेंट, यानी कि जो शेयर कैपिटल है वो जो हेल्ड किए जाए, यानी कि वो लिए जाने चाहिए गवर्नमेंट के द्वारा। उस पे कंट्रोल किसका होना, जो शेयर कैपिटल्स है कुछ ना कुछ कंट्रोल जो है गवर्नमेंट का होना चाहिए। इसी प्रकार उन्होंने बोला कि फाइनेंशियल असिस्टेंट बाय द गवर्नमेंट, कि वहां का जो फाइनेंशियल असिस्टेंस है वो गवर्नमेंट के द्वारा होना चाहिए। उसने बोला मोनोपोली स्टेटस, हम मोनोपोली स्टेटस को ऐसा समझ सकते हैं कि ऐसा कॉर्पोरेशन जो कि मार्केट में कोई दूसरा ना हो, यानी कि कंपटीशन में आपकी टक्कर का कोई ना हो, तो वो भी किसके अंतर्गत शामिल किए जाएंगे, राज्य के। मोनोपोली स्टेटस को भी राज्य के अंतर्गत शामिल किया जाएगा। इसी प्रकार उन्होंने और भी अन्य बताया। सबसे मेन बात यही निकलती है कि ऐसी चीजों को राज्य के अंतर्गत शामिल किया जाएगा जिसको जो मोनोपोली स्टेटस हो और जिसका फाइनेंशियल जिसको फाइनेंस कर रही हो गवर्नमेंट, जिसको फाइनेंस कर रही हो, इस तरीके की चीजों को इसके शामिल किया जाएगा। जिसमें मैंने आपको सभी केसेस के बारे में बताया जो भी इम्पोर्टेंट थे। मैंने आपको बताया कि न्यायपालिका जो है, NCERT जो है, इनको राज्य का दर्जा नहीं मिला है। और न्यायपालिका जो केस है हम देख सकते हैं, मिराजकर मामला, जो चंद्रमोहन मामला है, उसके अंतर्गत हम देखेंगे 1966 में कहा जाता है कि इसको राज्य के अंतर्गत शामिल नहीं किया जाएगा, लेकिन BCCI को राज्य के अंतर्गत शामिल किया जाएगा। मैंने आपको बताया कि राज्य जो है, राज्य को परिभाषित किया गया क्योंकि जो फंडामेंटल राइट है, यदि उनका राज्य हनन करता है तो हम सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। तो क्या था इसके अंतर्गत, राज्य के अंतर्गत भारत सरकार, संसद, राज्य सरकार, विधानमंडल और सभी स्थानीय प्राधिकार जैसे कि म्युनिसिपल्स, नगर पालिका, पंचायतें, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड और सेटलमेंट बोर्ड, इन सभी को शामिल
किया गया। उसके बाद एक और ऑप्शन आया अन्य प्राधिकरण का। जब हमें पता है कि जो बाकी के ऊपर की चीजें हैं वो सभी गवर्नमेंट से रिलेटेड है, जैसे कि यदि हमारे पास ऑप्शन आता है लाइक हमें बोलता है कोई कि बस, ट्रेन, साइकिल, इसके बाद डैश, इसको फिल करना है, तो हमें पता है कि इसको फिल करेंगे तो हमें किसी व्हीकल का नाम ही फिलअप करना है। तो इसीलिए हम बता सकते हैं कि जो भारत सरकार है, संसद है, राज्य सरकार है, विधानमंडल है और सभी स्थानीय प्राधिकार के अंतर्गत जब ऐसी बॉडीज को रखा गया है जो सरकार के नियंत्रण में आती है, तो हमें अंदाजा लग जाता है कि जो अन्य प्राधिकरण है उसके अंतर्गत भी इन्हीं को रखा जाएगा, यानी कि जिनका कंट्रोल जो है बाय गवर्नमेंट हो। तो हमें क्या निकल कर आता है कि ऐसी कोई भी संस्था जिनको संविधान द्वारा, सरकार द्वारा या कानून द्वारा बनाया गया है, उनको किसके अंतर्गत, राज्य के अंतर्गत शामिल किया जाएगा। और ऐसा एजुकेशन सिस्टम जिसकी फंडिंग जो है गवर्नमेंट कर रही हो, तो उसको भी इसके अंतर्गत शामिल किया जाएगा। सुखदेव वर्सेस भगतराम जो केस है, हमने देखा कि इस मामले में कॉमर्शियल बॉडीज को भी स्टेट्स का दर्जा मिल जाता है, लाइक LIC, IDBI, FCI, IAA, इंटरनेशनल अथॉरिटी एयरपोर्ट, इन सभी को जो है दर्जा प्राप्त हो जाता है। हमने देखा सोम प्रकाश वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के अंतर्गत 5 बेसिस दिए हुए हैं, जिसके अंतर्गत वही मुख्य वित्तीय स्रोत जो है सरकार का हो, बेसिक फीचर्स जो है गवर्नमेंट नेचर के हो और कंट्रोल गवर्नमेंट का हो। पहले जो है सरकार का कंट्रोल हो, उसके बाद बॉडी ने खुद कंट्रोल कर लिया हो, या स्वयं की शासन व्यवस्था हो, जैसे इंडियन पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन, इन सभी को राज्य के अंतर्गत शामिल किया जाएगा। हमने देखा अजय हसिया वर्सेस खालिद मुजीब जो केस है, यानी कि 1981 का जो मामला है, उसके अंतर्गत किस प्रकार जो है 6 हम लोगों को टेस्ट दिए गए, जिसके अंतर्गत हम इसका डिवाइडेशन कर सकते हैं कि इसको स्टेट की श्रेणी में रखा जाएगा, नहीं रखा जाएगा। तो शायद मुझे उम्मीद है कि मेरा जो टॉपिक आपको बताने का मोटिव था वो क्लियर हो चुका है, क्योंकि जो आर्टिकल 12 है बहुत गहराई से हमको पढ़ना पड़ेगा। शायद आपको एक बार में नहीं समझ आए, लेकिन फिर भी यदि हम बार बार प्रयास करेंगे तो हमें समझ आ जाएगा। और कल मैं बताऊंगी आपको आर्टिकल 13 के बारे में, जिसको भी मौलिक अधिकार के अंतर्गत शामिल किया गया है, जिस प्रकार राज्य को परिभाषित किया गया है। हम अभी तक यही मानते थे कि राज्य है, राजस्थान जैसे एक राज्य है, बस इसी को राज्य बोला गया है, लेकिन हमें पता होना चाहिए राजनीति विज्ञान की दृष्टि से इस प्रकार राज्य को वर्गीकृत किया गया है, यानी कि जो सरकार की बॉडीज है उनको भी राज्य की श्रेणी में रखा गया है। इसी प्रकार अब हम कल बातचीत करेंगे आर्टिकल 13 के बारे में कि कानून जो है, विधि को किस प्रकार परिभाषित किया गया है, वो सारी चीज जो है, वो सारे जो मामले हैं उससे रिलेटेड वो भी मैं आपको बताऊंगी। और आपसे उम्मीद है कि यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो आप प्लीज शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, ताकि मुझे इसी प्रकार हौसला मिलते रहे। जय हिंद, जय भारत।